अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी किस्में हैं। तो इसके अलावा हम जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रेशियो एनालिसिस है हम उसको पढ़ेंगे ना, उसके फार्मूलास को पढ़ेंगे। और साथ साथ जो है ना हम जो बैलेंस शीट्स होता है जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इनकम स्टेटमेंट है, इसके इंटरप्रिटेशंस भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये किसी भी फर्म का जो क्या होता है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ठीक है। विच एक्सप्लोर द इंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। इसमें तमाम जो है ना जितनी भी फर्म्स की एक ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशंस होती है वो दर्ज होती है ना। वो इंफॉर्मेशंस जो है ना वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस की सूरत में होती है ना। द मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्म। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ये इसमें जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है फर्म, वो इसमें रिपोर्ट होती है। Hence, preparation of financial statement is important as much as financial decisions. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इस लिहाज से भी कि हम जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस कोई करते हैं तो इसमें फिर हम ये इनकम स्टेटमेंट या जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है हम उसको जो है ना देख के करते हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। और हम इसके जो है ना वो मीनिंग को पढ़ते हैं कि इसकी जो मीनिंग क्या है, ठीक है ना। और according to Hampton John, financial statement is organized collection of data according to logical and consistent accounting procedures. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइज डेटा होता है ना, कल ऑर्गेनाइज डेटा लिखा होता है ना, एक लॉजिकल तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, जो अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है ना उस तरीके से ना लिखा होता है। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है, इट्स पर्पस इज टू कन्वे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म्स, के जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो फर्म है ना इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जिस तरह हमने पहले बात की ना, उस हवाले से जो है ना इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है। इट में शो अ पोजीशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इन अ केस ऑफ बैलेंस शीट, or may reveal a service of activity or a period of time, or in the case of income statement। और इसमें जो है ना सारी एक्टिविटी, एक पूरे साल में जितनी हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसमें हम इनकम स्टेटमेंट हम इसको दर्ज करते हैं, ठीक है। ये किस्म की समरी होती है ना कि पूरे साल जो है ना हमें कितना सेल किया, कितना हमने परचेज किया, कितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए ना। तो वो जब आप इनकम स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट में वो कौन कौन सी ऑपरेशंस, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो यहाँ उसमें दर्ज की जाती है। अच्छा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है ना वो पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट में हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है ना इसका हम जो है ना ये इसका वो एक्सप्लेनेशन जो है ना इंशाल्लाह लेटर आएगा, तो मतलब इसके बाद हम इस करेंगे वन बाय वन इनकम स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। इसके साथ ये पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट को ये बैलेंस शीट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट होता है एक, ठीक है, ये बैलेंस शीट होता है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंज एन ओनर इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन,
ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये तो अब मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं हो रही है ज़्यादा ना, ठीक है ना। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके अलावा हम एक और स्टेटमेंट जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना ये ज़्यादा आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, विच रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन पोजीशन ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये एक साल में मतलब आपने जितनी एक्टिविटी की होती है उस सारा जो है ना वो पोजीशन शो कर रहा होता है ना। या तो आपको लॉस हो जाता है, ठीक है ना, या आपका जो है ना वो नेट प्रॉफिट आ जाता है इनकम स्टेटमेंट में ना। नॉर्मली इट कंसिस्ट ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड, जिस तरह मैंने पहले बात की कि वन अकाउंटिंग पीरियड होता है। इट डिटरमाइन द एंटायर ऑपरेशन, इट डिटरमाइन द एंटायर ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ कंसर्न लाइक रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है ना, रेवेन्यू आपने जनरेट की, इसके साथ आपने जो है ना एक्सपेंसेस आपने कितनी की, और आपका अर्न जो है ना वो कितना हुआ, आपने कितना अर्न किया। तो ये सारा जो है ना ये इनकम स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड होता है। इसके बाद हमारे साथ है इनकम स्टेटमेंट हेल्प्स टू असरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताता है कि हमने टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हमारा कितना कितना है ऑर्गेनाइजेशंस का। तो हम अमूमन ग्रॉस प्रॉफिट से जो है ना हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको जो इसको ज़रा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ना, इस जो है ना हम माइनस सी जी एस ना, कॉस्ट ऑफ गोल्ड सोल्ड को जो है ना माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है ना फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट में ये नहीं होता कि ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें हमने और जो है ना वो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होता है ना। जो नेट नेट हमारा जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट ना, तो उसमें हमने और भी हमारी जो एक्सपेंसेस होती है ना उसको हमने डिडक्ट करना होता है एक्सपेंसेस हमारे, और इसके साथ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का वेजेस या जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होती है उसको हम लेस करते हैं। इसके अलावा जो है ना हम जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स, उसको भी जो है ना हम डिडक्ट करते हैं इनकम टैक्स। या जो डिविडेंड हम पे करते हैं ना, ठीक है ना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप डिविडेंड जो है ना वो पे करते हैं। किसको पे करते हैं? आप जो आपके पास शेयर होल्डर होते हैं उसको आप पे करते हैं। तो आप उस सारा पे करने के बाद आपके पास या तो नेट प्रॉफिट आ जाता है आपके पास, ठीक है ना, और या आपके पास आ जाता है नेट आपका आपका लॉस आ जाता है ना आपके पास, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट में सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है ये पोजीशन स्टेटमेंट ना। पोजीशन स्टेटमेंट जो है ना इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस बैलेंस शीट में जो है ना वो आप एसेट्स, आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपके इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये जो बैलेंस शीट है इसमें एसेट जो है ना, एसेट ये इक्वल होते हैं ना, इक्वल किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटीज के, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, इक्विटी होती है, ठीक है ना। इक्विटी या जो ओनर्स होते हैं उनका जो शेयर्स होता है ना इसके बराबर होता है, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट होता है ना इसके जो दोनों अतराफ होते हैं ना, दोनों अतराफ एसेट्स के, ये बिल
और आपकी जो लाइबिलिटीज़ है ना, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके टोटल जो एसेट्स हैं, एसेट्स में तो आपके पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास बैलेंस शीट में करंट एसेट, ठीक है ना, करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट का क्या है कि एक साल के अंदर जो मतलब एक साल तक वो ख़त्म हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं ना, एक साल तक ना, ये शॉर्ट टर्म्स आपकी जो है ना वो एक किस्म की वो एसेट होते हैं शॉर्ट टर्म ना। तो उसमें फिर उसके बाद फिर आप नॉन करंट ना, नॉन करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट में हमारे पास जो चीज़ें आती है करंट एसेट में, करंट एसेट में, करंट एसेट में हमारे पास कैश आ गया, ठीक है ना, कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो जिन जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया होता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, उन्होंने हमें पे करना होता है ना, तो वो होता है इसमें, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, ठीक है ना, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, तो ये नॉन करंट एक साल के अंदर जो है ना इसको हम यूटिलाइज करते हैं ना। और नॉन करंट एसेट में जो है आपका आता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आपके फिक्स एसेट आ जाते हैं, ठीक है ना, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आ जाते हैं। फिक्स एसेट में आपका क्या है? फिक्स एसेट में आपका जो है ना वो इक्विपमेंट आ जाते हैं आपके, इक्विपमेंट, ठीक है ना, इक्विपमेंट आपका आ गया, आपका आ गया है ये बिल्डिंग जो आप होता है वहाँ पे ना, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गई, ठीक है ना। ये असल में जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं ये इसको हम लॉन्ग टर्म, मतलब ये लॉन्ग टर्म के होते हैं ना, ठीक है, इससे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये किस चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? ये पोजीशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। तो पोजीशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, विच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। Position statement help to ascertain, understand total asset, liability, and capital of the firm. One can understand the strength and weakness with the help of the position statement. अच्छा, अब हमें ये जो बैलेंस शीट होता है इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें जो है ना हम क्या अखज़ कर सकते हैं? बैलेंस शीट से जो है ना हम ये अखज़ कर सकते हैं नतीजा, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बैलेंस शीट को देखते हैं तो हम इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी मीन कि इन्होंने पे करना है ना, एक साल के अंदर इन्होंने कितना जो है ना कर्ज लिया है, ठीक है ना, इसकी ज़्यादा जो डेट टू इक्विटी रेशो एक है, इसको डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ रेशो आगे आएगी, इसको हम पढ़ेंगे रेशो। तो मतलब इसका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा तो नहीं है कि मतलब वो ऑब्लिगेशंस अपने जितनी भी, अगर वो एसेट को बेच भी दे फिर भी जो है ना इसके जो वो कर्ज़दात है वो इनके पे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये इसकी जो पोजीशन है वो बहुत वीक है ना। और ये फिर बहुत से लोग जो है ना डरते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। वो लोग डरते हैं इस वजह से कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने से ना। और जिस ऑर्गेनाइजेशंस की बैलेंस शीट अच्छी होती है वैसे तो आपका जो है ना रेशो जो है ना वो तकरीबन 2.1 होना चाहिए, मतलब आपके एसेट जो है ना दुगने होनी चाहिए, आपकी जो लाइबिलिटीज़ है ना इससे जो है ना आपकी वो दुगने होनी चाहिए, तब जो है ना आपकी ये पोजीशन जो है ना अच्छी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की। ओवरऑल बहुत से लोग जो है ना इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। कौन कौन से लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं? जब वो इसको देखते हैं इसको, तो इसमें जो है ना आपके हो गए इन्वेस्टर, हो गए आपके जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर, ठीक है ना, वो इसको इसको चेक करते हैं। क्रेडिटर हो गए जिससे आपने कर्ज वगैरह लेना हो, ठीक है ना,
तो वो इसको देखते हैं, ठीक है ना। और मतलब मुख्तलिफ जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो भी इसको देखते हैं ना कि ये कंपनी की क्या पोजीशन है। तो ये सारा पता क्या किस चीज़ से पता चलता है, ये जो है ना बैलेंस शीट से जो है ना पता चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये चेंज इन ओनर इक्विटी। इस तरह मैंने पहले कहा कि ये इसका जो है ना आजकल तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनर इक्विटी ऑफ द कंपनी। जब इसकी कंपनी में थोड़ी बहुत जो इनकी इक्विटी, इक्विटी मीन जो कैपिटल होता है ना, जो कैश होता है, जो शेयर्स होते हैं कैश की शक्ल में, कैपिटल की शक्ल में, जो रन कर जो लोग होते हैं ना, जो बिजनेस में हिस्सेदार होते हैं ना, तो उनका वो जो है ना पोजीशन वो शो कर रहा होता है ना। अच्छा, उसके बाद statement of change in financial position. Statement of change in financial position helps to understand the change in financial position from one period to another period. ये जो है ना ये असल में ये शो कर रहा होता है कि ये फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की पिछले साल किस तरह पोजीशन थी और अगले साल किया, मतलब एक कंपैरिजन जो है ना शो कर रहा होता है ना। तो पोजीशन एक फर्म्स की। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो अहम है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ना, ठीक है ना। अ, इसको हम पढ़ते हैं दो तरह से, हम इसको पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। एक ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, ठीक है ना, और दूसरा जो है ना हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन जो है ना इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस होती है और इंटरनल एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, इसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि असल में ये है क्या। अच्छा, बेस्ड ऑन मटेरियल्स यूज्ड, बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस may be classified into two major type: external analysis and internal analysis। एक्सटर्नल में जो इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड और अदर क्रेडिटर एजेंसी एक्सटेंट। अच्छा, इसका ये जितनी भी एक्सटर्नल लोग होते हैं ना, क्रेडिटर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वो क्या करते हैं, एक एनालिसिस वो करते हैं ना। वो एनालिसिस किस तरह करते हैं, वो जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है या जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, तो वो उसको चेक करते हैं कि आया ये जो कंपनी है, जो फर्म है, ये किस से मत जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी है या ये ना इसकी पोजीशन वीक है। तो वो जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की होती है, एक हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है ना, तो उसको भी वो चेक करता है। इससे जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेता है और इस बुनियाद पे जो है ना फिर वो इन्वेस्टर, क्रेडिटर जो है ना वो उसको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो है ना वो एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्रेडिटर ये देखते हैं कि हमने इसको, अगर मैं इसको पैसे दूं, लोन दूं, तो क्या वो इसको पे करेगा टाइमली, इसकी पोजीशन है। और इन्वेस्टर जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि इससे जो है मुझे अगर मैं इसे इन्वेस्ट करूं तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो प्रॉफिट अर्न उतना उस हिसाब से होगा या नहीं होगा। तो एक्सटर्नल एनालिसिस ये करते हैं कंपनी की ना, ये कंपनी की एक किस्म के मतलब एम्प्लॉयज नहीं होते, ये बाहर के लोग होते हैं। तो इसको हम जो है ना एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं इस चीज़ को। और इंटरनल एनालिसिस ये होते हैं कि वो लोग जो इसमें काम करने वाले होते हैं ना, उनके पास वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। आ, ये जो एनालिसिस होती है, आ, इसको हम पढ़ लेते हैं। द इनकम, द कंपनी itself does disclose some of the valuable information to the business concern on this type of analysis.
This analysis is used to understand the operational performance of each and every department in unit of the business concern. Internal analysis helps to take decision regarding achieving the goal of the बिजनेस कंसर्न। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एनालिसिस की जाती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है ना कुछ जो है ना ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्क्लोज कर लेती है किसके बारे में, अपने जो है ना डिपार्टमेंट के बारे में। मुख्तलिफ जो यूनिट्स होती है डिपार्टमेंट में ना, तो उस हवाले से जो है ना वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर लेती है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट के यूनिट की। तो इससे ये होगा कि इंटरनल एनालिसिस हेल्प्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग अचीविंग द गोल ऑफ दी। तो इससे ये होगा कि इस एनालिसिस से जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है ना, तो उसको अचीव करने में मदद मिलती है, डिसीजन मेकिंग में उससे जो है ना फिर मदद मिलती है। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन। इसमें हॉरिजॉन्टल एक एनालिसिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और दूसरा हमारे पास है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना उसको कंपेयर करते हैं, क्या सेवरल जो हमारे पास ईयर्स होते हैं ना उससे ना, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास ईयर होता है, ठीक है, उन्नीस ये 2019, ठीक है, 2020। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे अगर सेल जो है वो 1000 है, ठीक है ना, 1000, तो यहाँ पे जो है ना वो ये 800 हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसमें चेंज जो है ना इसमें कितना आया, चेंज इसमें आया 200 का, ठीक है ना। तो 200 का जब आया तो फिर हम क्या करते हैं कि इसका जो परसेंटेज फिर हम निकालते हैं ना, जो थर्ड इसका जो कॉलम हो गया उसमें हम परसेंटेज को शो करते हैं कि इसका टोटल जो है ना परसेंटेज कितना आया ना। और इसकी जो बेस वैल्यू होती है, वो बेस वैल्यू बेसिकली जितनी भी आइटम होती है ना उनका फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है। बेस ईयर उनका फर्स्ट जो 2019 है, जिस तरह मैंने कहा कि वो जो है ना उसका बेस ईयर होगा, ठीक है ना। उसमें जो अमाउंट ये लकड़ी ये जो है ना 1000, ये इसका बेस ईयर। इस हिसाब से हम जो है ना एब्सोल्यूट चेंज और इसके बाद हम परसेंटेज इसका निकालेंगे। ये सेवरल ईयर्स जो है ना हम जिसकी हम का अगर हम कंपैरिजन करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसको जो है ना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। और वर्टिकल एनालिसिस में हम जो है ना एक इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल सेल जो है ना हमारे पास वो है 100 हो गया, ठीक है ना। CGS जो है ना वो हमारे पास हो गया है 50, ठीक है। तो इस तरह टोटल जो है ना, हाँ, अगर ये बन गया है फॉर एग्जांपल ये बन जाता है 500, ये बन गया, ठीक है ना। तो हम हर आइटम का जो है ना इससे हम डिवाइड करते हैं, इससे ये टोटल से हम इसको डिवाइड करते हैं हर आइटम के आगे, और हर आइटम के आगे हम उसका परसेंटेज फिर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वर्टिकल एनालिसिस होता है। एक सिंगल ईयर जो है ना, सिंगल ईयर की जो हम जब भी एनालिसिस करते हैं सिंगल ईयर की, आपने इसको समझ लिया है ना। वर्टिकल एनालिसिस सिंगल ईयर की एनालिसिस होती है, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटिकल है, इसकी जो है ना हम सेवरल जो है ना 2 और मोर मतलब एक से ज़्यादा जो है ना हम जो है ना वो ये इसकी एनालिसिस करते हैं इसमें। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टेक्निक्स हमारे पास आ जाती है ना, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हमारे पास टेक्निक आ जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इंटरप्रेटेड मेनली टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कंसर्न। A number of methods or techniques are used to analyze the financial statement of the business concern. The following are common method of technique which are widely used by the बिजनेस कंसर्न। अच्छा, ये जितनी भी टेक्निक्स है ना, ये मेथड, ये टेक्निक्स, इसका क्या मतलब, इस ये बेसिकली जो बिजनेस होता है या फर्म्स होता है ना,
उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना होता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है और इसकी ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज़ होती है या उसकी जो पोजीशंस है ना, ये किस लेवल लेवल पे हैं, तो ये देखा जाता है। तो इसके ये जो हमारे पास टेक्निक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास है ये रेशो एनालिसिस हो गया, ठीक है ना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये टेक्निक्स क्या होती है, और रेशो एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अहम है, ये वाला। तो इसको जो है ना हम पढ़ेंगे, और ये रेशो एनालिसिस ये तो बहुत ही अहम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।